Discuss the question and answers of chapter 3 class 9 poverty as a challenge. ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के में आपके बेसिक जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं चैप्टर के, वो भी इसमें कवर हो जाएगा. चलिए लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड इन इंडिया. पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए हमें पॉवर्टी को समझना पड़ेगा. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. गरीबी यानी कि वो इंसान जो अपने बेसिक नीड्स को, रोटी, कपड़ा और मकान, इनको अगर फुलफ़िल नहीं कर सकते अपने इनकम से, तो वो इंसान गरीब कहलाता है. और ऐसे लोग जिस स्तर पे वो रहते हैं, हम उनको कहते हैं कि ये पॉवर्टी में जी रहे हैं. और पॉवर्टी लाइन जो होता है वो इसी स्तर को मेजर करता है. एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बेसिक एक क्राइटेरिया है. अगर आप उसको फुलफ़िल करते हो, अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जा रही है, आपको प्रॉपर बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ आपकी सही रह रही है, तो ये सारी चीज़ें जब अगर आपके इनकम से हो रही है तो ऑब्वियसली आप उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो. लेकिन अगर आपकी इनकम आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी नहीं हो रही है, उनके बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स यानी कि जो एकदम लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो ज़रूरी होती है, ये नहीं कि लग्जरी, ये नहीं कि अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप गरीब हो. जनरली हम यही कहते हैं, देखो उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं. बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है एक आदमी को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि जो बेसिक मिनिमम फूड जिससे आप हेल्दी रह सको, एक एजुकेशन जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको, कल को आपको नौकरी मिल सके. ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ का वातावरण, माहौल कैसा है, वो क्लीन है कि नहीं, सैनिटाइजेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर फुलफ़िल हो रही है, अगर आपके इनकम से आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छी ज़िंदगी दे पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस स्तर, पॉवर्टी लाइन के स्तर से ऊपर हो. तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि पॉवर्टी इज़ अ सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड इज़ कंसिडर्ड पुअर. Poverty line is the method used to measure poverty on the basis of income and consumption level. इनकम आपकी जितनी होगी उतनी आपकी कंजम्पशन लेवल होगी. कंजम्पशन लेवल का मतलब हो गया कि आपकी जो इनकम आ रही है उससे आप क्या क्या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, उससे आप कंज्यूम क्या क्या कर रहे हो. फूड कंज्यूम करते हो, आप जहाँ रहते हो रेंट दे रहे हो, आपकी और भी रिक्वायरमेंट्स जो भी होती है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के लेवल को वो मेजर करती है. इफ़ अ पर्सन फेल्स टू मीट द बेसिक सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ, बेसिक सबसिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, टू मीट द फेल्स टू मीट द बेसिक सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लोथिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़. ये सारी चीज़ें, फूड, क्लोथिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए. सिर्फ खाना ही काफ़ी नहीं होता है, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, देन ही इज़ कंसिडर्ड पुअर एंड इज़ ट्रीटेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन. However, the factors that determine poverty line in India varies for rural and urban areas due to difference in work, calorie requirement and lifestyle of the people. अब इंडिया में आपको पता है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो गांव में रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं. तो ऑब्वियसली गांव में जो लोग रहते हैं उनका काम करने का तरीका और जो शहर में लोग रहते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है. तो हमारे इंडिया में जो है गांव के लिए एक अलग मेजरमेंट है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, और शहर में जब आप रहते हो और जब आप शहर में उस गरीबी को देखते हो, क्योंकि शहर में भी आपने देखा होगा स्लम एरियाज़ होते हैं, गरीब लोगों के लिए अलग एरियाज़ होते हैं. तो रिक्शा पुलर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो गरीब होते हैं, तो उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है मेजर करने का. So I hope the first question is clear to you. Second, do you think that the present methodology of poverty estimation is appropriate? यहाँ पे आंसर होगा जो present methodology है
पॉवर्टी एस्टिमेट करने का, ये सिर्फ खाने पे बेस्ड है, फूड कैलोरीज पे बेस्ड, कि गांव के लिए जैसे 2400 कैलोरीज है, शहर के लिए 2100 कैलोरीज है। ये जो मेथडोलॉजी है ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले डिफरेंस इसलिए है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूरी ज़्यादा करते हैं। शहर के लोग क्योंकि थोड़ा मतलब पढ़े लिखे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बैठ के काम करना, उतना फिजिकल वर्क नहीं होता, उनका मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। इसीलिए कैलोरीज इनटेक इसलिए डिफरेंस है, गाँव के लिए ज़्यादा है, शहर के लिए कम है। सेकेंडली, सिर्फ खाने को क्राइटेरिया, मतलब कैलोरीज अगर आप सही ले रहे हैं, सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। सिर्फ खाना नहीं, उसके साथ साथ और भी जैसे एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डेवलपमेंट कितना है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली ये जो मेथडोलॉजी है अभी इंडिया में कि कैलोरीज़ के बेसिस पे आप पॉवर्टी लाइन को जज कर रहे हो, ये एक्चुअली सही नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में आपको यही लिखना है कि फूड तो ठीक है, फूड इनटेक जो आप ले रहे हो उससे आपको जो कैलोरीज मिल रही है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा जो बेसिक एजुकेशन है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, आप कितने खुश हो, ये सारी चीज़ें भी पॉवर्टी को डिटरमिन करती है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। 1973 से ये पूछ रहे हैं कि आप पॉवर्टी ट्रेंड, ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, आगे बढ़ रहे, रोज़गार बन रहे, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो 1993 से आपको पॉवर्टी घटी तो है। फर्स्ट इसमें आपको यहाँ पे डेटा भी है जो आपको लिखना पड़ेगा। तो देयर हैज़ बीन अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेट इन इंडिया सिंस 1973। पॉवर्टी रेट में, रेट द नंबर ऑफ़ पीपल जो गरीब थे पहले और जो अब है उसमें डिक्लाइन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉवर्टी इंडिया से ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक फिगर है, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। 1973 में जो पॉवर्टी रेट था वो 55% था, जो कि 36% डिक्लाइन होकर 1993 में आ गया, और 2000 में ये 26% हो गया, यानी कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ पुअर पीपल। लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी है, बट देयर वॉज नो डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ पुअर पीपल एंड इट रिमेन स्टेबल, यानी कि पॉवर्टी रेट में, दर में कमी आई, लेकिन गरीब लोगों में कमी नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रहा था ना। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जब बढ़ रहा था तो लोगों का जो काउंट अगर आप कर रहे थे तो वो नहीं घट रहा था, क्योंकि इंडिया की एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉवर्टी, आपकी एक तरफ पॉवर्टी रेट जो है वो घट रही थी, लेकिन लोग जो थे, नंबर ऑफ़ पुअर पीपल, वो स्टेबल था, 320 million from 1973 to 1993. However, there was a decrease in the number of poor people to 260 million in 2000, but जैसे कि आपको पता है कि 2018 ऑनवर्ड्स अगेन करोना वायरस, नोबल करोना वायरस की वजह से अगेन, क्योंकि जॉब्स चली गई हैं, बीमारी इतनी ज़्यादा है, काफ़ी डेथ हुई है, पॉवर्टी फिर से बढ़ गया है। तो ये लाइन जो है ये आप अगर ऐड कर देते हो तो ऑब्वियसली आपके आंसर आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से 1973 से लेके 2022 तक के का आप एक डिटेल यहाँ पे एक आप एक रख सकते हो, कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर रीज़न फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। अब रीज़न्स पूछ रहे हैं कि पॉवर्टी इन इंडिया के सबसे मेन रीज़न्स क्या है। तो बहुत सारे रीज़न्स है, सिर्फ पैसा नहीं, जैसे मैंने बोला सिर्फ इकोनॉमिक रीज़न नहीं है, सोशल रीज़न्स भी है, कल्चरल रीज़न्स भी है, जोग्राफिकल रीज़न्स भी है, जिसको हम अब इस आंसर में ये करेंगे। ये आंसर एलाबरेट है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, आपको ये करना पड़ेगा। इसमें आपको चाहे तो आप या तो पॉइंट्स, अगर छोटे शॉर्ट नोट्स वगैरह में आ रहे हैं तो एक एक लाइन लिख सकते हैं, या अगर डिटेल इसमें आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, तो फिर आप इसको सारे को आप लिख सकते हो। पहला है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ऑब्वियसली आपको पता है, ब्रिटिशर्स जो है 200 साल तक इंडिया को
जो है रूल की थी, और इस दरमियान वो डेवलप होने नहीं दी थी, वो बस अपने फ़ायदे को देखती थी। यानी कि जो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था, वो ब्रिटिशर्स के रूल में पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, उनको ग्रो नहीं करने दिया, उनको डेवलप नहीं होने दिया। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जब ब्रिटिशर्स चले गए, वो इतनी ज़्यादा यहाँ के जो माहौल थे पॉलिटिकल, आप बोलो इकोनॉमिक क्राइसिस बोलो, इतने ज़्यादा थी कि उनके जाने के बाद भी इम्पैक्ट काफ़ी रहा, स्पेशली टेक्सटाइल वगैरह, हैंडलूम्स वगैरह में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल के वजह से जो कारण हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरा है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मैंने पहले भी बोला कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता। यहाँ के लोग सोचते हैं क्योंकि गरीब हैं, तो वो गरीब लोग ये सोचते हैं कि जितने लोग होंगे हमारे फैमिली में उतने हाथ होंगे अर्न करने के लिए और हमारे इनकम उतना बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आपके फैमिली में लोग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, और आपका जो भी इनकम आएगा वो फिर सारे लोगों के खर्चों से कम आएगा। तो आप फिर वो पॉवर्टी का जो लेवल है आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, आप हमेशा गरीब भी रह पाओगे, क्योंकि आप हर चीज़ ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाओगे, आपका इनकम उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो पॉपुलेशन और प्लस यहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे ना होने के कारण फैमिली प्लानिंग को नहीं समझ सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह को यूज़ करने में हेजिटेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पॉपुलेशन को ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी भी डेवलप कर रहा है, तो क्योंकि पॉपुलेशन भी उस हिसाब से डेवलप कर रहा है, तो वो मैच नहीं कर पाता है, एम्प्लॉयमेंट्स उतने नहीं क्रिएट हो पाते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाती। दूसरा है थर्ड पॉइंट है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी चैलेंजेस आए, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे चैलेंजेस आने की वजह से एक गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम लगा सब चीज़ स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पॉलिसीज़ बनी, 5 ईयर प्लान्स आपको पता है बने, ये सारी चीज़ें जो है बनी तो ज़रूर, लेकिन इनको एक्चुअल में इनको ये करना, क्योंकि कभी नेचुरल कैलामिटीज़ आ गया, कभी आपको पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस आ गए, ये सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन, जिस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ या गवर्नमेंट जिस हिसाब से नेशन को बिल्ड कर रही है या डेवलप करने की कोशिश कर रही है, पॉपुलेशन की वजह से आप उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी कि जितने जॉब्स एक्चुअली होने चाहिए उतने हैं नहीं, और सारे पॉपुलेशन को आप जॉब में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट है जोग्राफिक रीज़न। अब आपको पता है कि जैसे इंडिया में पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स के जो कंडीशंस है ये अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ देखो तो बंगाल, बिहार, यहाँ पे आपको पॉवर्टी ज़्यादा दिखती है। ये बेसिकली क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और इरिगेशन, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, उस वजह से पंजाब और हरियाणा में जो है हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ किए गए, ये उनकी जो है अच्छी मतलब फसल होने लगी, उनके कंडीशंस अच्छे होने लगे और वहाँ पे पॉवर्टी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन अगर आप बात करो बंगाल, बिहार, आसाम, यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ भी काफ़ी हैं, प्लस यहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुई, एग्रीकल्चर भी उस हिसाब से, फार्मर्स यहाँ के बहुत वीक है, गरीब है, यानी कि पुअर है, प्लस इनको मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने नहीं आती। तो ये सारे वजह से भी रीज़न्स जो है इंडिया अभी तक पिछड़ा रह गया या गरीब रह गया। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं
नौकरी के तलाश में या कोई भी अलग तरीके से मतलब सेटल करने के लिए। तो माइग्रेशन में भी क्या होता है कि लोग गांव से शहर पे नौकरी के तलाश में तो आ जाते हैं, लेकिन शहर में भी लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, लोगों को उतना जॉब नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, वो फिर रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं या किसी के घर में काम मजदूरी ये सारी चीज़ें करने लगती है। तो वो जो इनकम आता है वो काफ़ी नहीं होता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, और जो भी आता है वो सोचते हैं वो उसको बचा के वो उसको वापस गांव में भेज दे, क्योंकि वो अकेले आते हैं, उनकी फैमिली गांव में रहती है, तो ये मजबूर हो जाते हैं शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने। इसलिए आपको शहरों में भी दिखता है कि लोग यहाँ पे भी स्लम एरियाज़ है, झुग्गी झोपड़ी जहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत गरीबी बहुत तंगी में लोग रहते हैं। तो ये एक और रीज़न हो गया है पॉवर्टी का। उसके बाद है इनकम इनइक्वालिटीज़। इनकम इनइक्वालिटीज़ का मतलब होता है कि जब आपका जो भी गवर्नमेंट जो भी ये नेशनल इनकम जो इंडिया का है वो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन गांव और शहर, क्योंकि शहर थोड़ा डेवलप्ड ज़्यादा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, शहर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, लोग वो बेटर स्कूल, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, तो ऑब्वियसली शहर के लोग थोड़े ज़्यादा वेल ऑफ हो जाते हैं, और गांव में अभी भी वही लोग पढ़े लिखे नहीं है, एग्रीकल्चर और जो मैनुअल लेबर जो होता है, अनस्किल्ड लेबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और शहर के लोग क्योंकि पढ़ लिख लेते हैं, जो भी कंपनीज़ होती हैं ऑब्वियसली उनकी ऑफिसेज़ वगैरह भी शहर में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड्स होते हैं, यहाँ की जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है सब चीज़ की प्रोविजंस होती हैं। तो इस वजह से भी इंडिया में गांव और शहर में आपको इनकम इनइक्वालिटीज़ दिखती है। नेक्स्ट जो है वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब आप इंडिया का आपको पता ही है कि इंडिया जो है यहाँ पे कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, उसके अलावा टचेबल्स अनटचेबल्स, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर गांव के लोग क्योंकि गरीब होते हैं तो वो बैंक्स वगैरह उनको वहाँ पे मतलब एक्सेस नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा उन पे विश्वास नहीं, उनको अपने मनी लेंडर्स जो पहले से चले आ रहे हैं उन पे ज़्यादा विश्वास होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं, वो उधारी लेते हैं, लेकिन वो जो उधार चुकाने में फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, वो जो भी इनकम अर्न करते हैं वो सारा उस उधार को चुकाने में चला जाता है। तो ये सारा अगर आप रीड करोगे तो आप इसको फिर से समझ पाओगे। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। अब वल्नरेबल का मतलब होता है जो सबसे वीक, ओके, तो सबसे वीक जो है कह रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप कौन से होते हैं। तो सोशल ग्रुप में क्या आ जाएगा आपका, कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, इनको अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग माना गया है, ठीक है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है इंडिया के इसमें। और दूसरी चीज़ जो है वो है इकोनॉमिक ग्रुप। इकोनॉमिक ग्रुप यानी कि गांव के जो लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, जिनका अपना खुद का नहीं होता, वो दूसरे के लैंड में काम करते हैं। और जो अर्बन एरियाज़ में भी जो गांव से लोग आते हैं, अनस्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे भी आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ना सोर्स होता है कमाई का, और जो भी वो कमाते हैं वो उनके ज़रूरतों को पूरी तरीके से मीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में जो हर स्टेट में एक अलग अलग लेवल, कुछ स्टेट जो है वो बहुत वेल ऑफ है, कुछ स्टेट जो है वो बहुत गरीब है, तो उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसको आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली आप ईस्ट के तरफ के जो स्टेट्स देखोगे वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इधर आप पंजाब की तरफ आ जाओगे तो वो थोड़े से वेल ऑफ हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इसको पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझने से ज़्यादा इसमें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बिहार एंड उड़ीसा द टू पुअर स्टेट, जहाँ पे पॉवर्टी रेशियो है, इसको आपको याद करनी पड़ेगी। इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश द अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई। अर्बन पॉवर्टी का मतलब जो गांव से जो वर्कर्स आते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, उन वो हो गया, अब वहाँ पे अर्बन पॉवर्टी उनकी वजह से हो जाती है, अलॉन्ग विथ रूरल
रूरल पॉवर्टी। उसके बाद है हाउएवर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे पॉवर्टी रेट जो है वो थोड़ी डिक्लाइन हुई है। रीज़न्स यही है कि कहीं पे जैसे आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहीं पे अच्छा हो गया है, कहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इन सारे वजह से कहीं पे फ्री मील, फ्री एजुकेशन, ये सारे वजह से कुछ स्टेट्स जो हैं वो इम्प्रूव कर गए हैं। जैसे ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन, ये सारे चीज़ों पे ये किया गया है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि जो राशन आप लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, जिसके वजह से लोगों को अच्छा खाना मिलने लगा। और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी आप देखते हैं कि आपका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट करता है उस वेस्ट बंगाल की इकॉनमी को। जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मतलब लैंड रिफॉर्म के थ्रू उनको हेल्प किया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स। अभी हम लोग इंडिया का बात किए, अब हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में पूछा गया है। ये अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको कुछ फैक्ट्स और डेटाज याद करने पड़ेंगे। There has been a substantial reduction in global poverty. Obviously, global poverty में reduction हुआ क्योंकि बहुत सारी international organizations है जो वर्क करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, ये सारे गरीब देशों में आके वर्क करती हैं, इनको लोन्स प्रोवाइड करती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। इनके वजह से ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस किया है। बट दे एग्जिस्ट रीजनल डिफरेंसेस, इंडिया की तरह पूरे वर्ल्ड में भी रीजनल, क्योंकि अगर आप देखोगे साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है वो थोड़ी सी गरीब हो जाती है। उसके बाद आप अगर अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, तो वहाँ पे लोग वेल ऑफ हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अ पर्सन लिविंग ऑन लेस दैन $1.9 per day is considered to be poor. There has been a decline from 36% in 1990 to 30% in 2015 in the proportion of people living in poverty. उसके बाद है due to economic growth and huge investment in human resource development. Human resource development यानी कि एजुकेशन, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। चाइना, पॉवर्टी इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 51% in 2005 to 41% in 2015, while in Latin America the ratio has declined from 10% in 2005 to 4% in 2015। यानी कि हर जगह एक डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इस आंसर को और ये करने के लिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कोविड की वजह से अगेन जो है ये यहाँ पे प्लस यूक्रेन वॉर भी हो गया, ये सारे वजह से अगेन रशिया जहाँ पे पहले, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, वो सोशलिस्ट थी, जहाँ पे इक्वल मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए रशिया सोचती थी, वहाँ पे भी हाल फिलहाल में पॉवर्टी जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस आंसर को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। आप पॉवर्टी को गवर्नमेंट कैसे, तो गवर्नमेंट दो तरीक़ा से करती है। एक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ये सारी तरीके से। और दूसरे तरीका जो है वो है पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट जो एक्ट, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें बनाती है जिनके थ्रू आप ये इस चीज़ को पॉवर्टी को आप रिड्यूस कर सको, जिसमें मेनली आपका PMRY जैसे प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, वो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। ये सारी चीज़ें छोटी, जहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इम्प्रूव करने के लिए उस पर फोकस किया जाता है। फिर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यहाँ पे आपको
डेली वेज के हिसाब से काम मिलता है। और जो भी लोग अनस्किल्ड वर्कर्स जो भी होते हैं, अगर वो मैनुअल वर्क करने के इच्छुक होते हैं तो उनको यहाँ पे ये दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यहाँ पे भी 100 डेज़ की गारंटी दी जाती है। वेमेन के लिए अलग रिजर्व रहता है जॉब। यहाँ पे हर साल आपको हाउस होल्ड मतलब रूरल एरियाज़ के लोगों को 100 डेज़ के जॉब एश्योरेंस मिलते हैं। इसके अलावा 2 और है जिसका अपना नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और अंत्योदना अन्न योजना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं, तो ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, फिर वही चीज़ है। ह्यूमन पॉवर्टी जो होता है, व्हेन वी टॉक ऑफ पॉवर्टी इट इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ लो इनकम टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। हाउएवर ह्यूमन पॉवर्टी इज़ मोर देन दैट, इट इज़ the denial of political, social and economic opportunities। denial, क्योंकि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हमारे इसमें सोशल उनको बहुत चीज़ों में हक नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको, गरीब लोगों को बहुत जगह हक नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो डिनाइल होती है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की, सोशल इकनॉमिक्स की, यानी सोशल अपॉर्चुनिटीज़ की, इन सारी चीज़ों से हम पॉवर्टी को रिलेट करते हैं। यानी कि टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन अ रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड होता है, एक मापदंड होता है, एक बेंचमार्क होता है कि ठीक है, मतलब इतना तो मिनिमम आपको एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो उस चीज़ से जब आपको डिप्राइव आप रहते हो तो ऑब्वियसली आप पॉवर्टी किस में आते हो। इलिटरेसी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में कह रहा है कि गरीबों में भी सबसे गरीब कौन है, तो कौन है? घर की औरतें, घर के बुज़ुर्ग, घर के स्पेशली जो लड़की जो होती हैं, जो बेटियां जो होती हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के साथ घर में भेदभाव होता है। जो भी इनकम आता है, जो भी थोड़ा बहुत जो वो घर में सामान लाते हैं, उनको पहले प्रायोरिटीज़ जो होती हैं, क्योंकि इंडिया एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो अर्न करता है, जो ब्रेड अर्नर होता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो औरतें होती हैं घर की, उनको कम। तो औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, इनको मतलब एक तरह से आप सोच सकते हो कि इनको बोझ समझा जाता है। तो ये सब गरीबों में भी सबसे गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी आता है घर में, उनमें भी उनके साथ भेदभाव होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये अगेन वही जो अभी आपने ऊपर जो आपने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर किस में था, ये 8 में, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया था, वही सेम चीज़ है। इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है कि ये जो है फोकस करता है मेनली 100 डेज़ ऑफ जॉब गारंटी देता है रूरल एरिया में। एवरी हाउस होल्ड में विमेन के लिए अलग रहता है। और प्लस ये अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ये प्रोग्राम जो है ये आपको बेसिकली दूसरे जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि कैसे आप बाढ़ को रोक सकते हो, कैसे आप डिफॉरेस्टेशन कर के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हो, कैसे आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि गांव में ये सारे प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमन है। इनके वजह से भी लोग ढंग से नहीं कर पाते, या जो भी वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है उसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। तो सिर्फ नौकरी और खाना देना ही ज़रूरी नहीं होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है ये अपार्ट फ्रॉम जॉब, ये सारी चीज़ें जैसे सॉइल इरोशन को आप कैसे रोक सकते हो, आप ड्राउट को कैसे, जब सूखा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल, गांव के लोग एग्रीकल्चर को बेसिकली प्रायोरिटी देते हैं, तो उस समय वो क्या मेजर कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं, उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होती है, बाढ़ आती है, उन सारी चीज़ों को आप कैसे ये कर सकते हो। ये सारी चीज़ों पे भी ये जो है आप
एक्ट जो है वो वर्क कर रही है। तो दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड।